तो चर्चा करें कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऐतिहासिक आर्थिक पाबंदी लगाने का जो ऐलान किया है उसके मायने क्या हैं और क्या इस पूरे युद्ध को पूरी दुनिया के लिए एक नई तबाही की ओर ले जा रहा है क्या। इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शशांक साहब, एक सवाल आपके लिए कि दो बातें ब्रेक पे जाने से पहले निकल कर आई, वो ये कि ईरान एक तरफ, यूएस और इजराइल एक तरफ, क्या ऐसे में ईरान को चीन चाहे रूस अकेला छोड़ देगा? जैसा चाहेगा यूएस वैसे करने दिया जाएगा, या फिर जैसा कि नरेश कौशिक साहब कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ऐसा होगा नहीं, पिछले दरवाजे से सही चीन और रूस कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहेगा ताकि यूएस क्या कहा जाए, मतलब बेतरतीब अपने पावर का इस्तेमाल ना करे। नहीं, पहली बात तो मैं टॉमस मैथ्यू साहब ने जो कहा था रूस के बारे में या सोवियत यूनियन के बारे में, वो बिल्कुल सही बात है। पास्ट एक्सपीरियंस हमारा यही रहा है कि अमेरिका ने जब दबाव ज़्यादा बढ़ाया तो सोवियत यूनियन नॉर्मली उनकी बात मान गया। बिहाइंड द सीन्स उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ कंसेशन ले लिया था। लेकिन चीन के साथ में बात ये हो गई है कि चीन और अमेरिका का आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंस और म्यूचुअल इतने ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुके हैं कि वो अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है कि अमेरिका ने अपने यहाँ सारे जो ताइवान के एडवांस एआई चिप्स वगैरह हैं, वो उन्होंने अपने यहाँ बनाने शुरू कर दिए हैं। अभी भी वो ताइवान में बन रहे हैं और वो चीन को जा रहे हैं, अभी बंद नहीं करे गए हैं और अमेरिका पूरे तरीके से बंद नहीं कर पाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि चीन के साथ में वो बात अभी पूरे तरीके से ऐसा नहीं है कि चीन उनकी बात पूरे तरीके से मान जाएगा। लेकिन चीन की हमेशा से ये फिलॉसफी रही है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता है। वो किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली ही वो अपने हितों को साधना चाहेगा। अब ये देखने की बात ये है कि अमेरिका के कितने इस समय उनकी परेशानी बढ़ गई है कि जल्दी से जल्दी उनको ईरान के ऊपर अंदर से उनके लोगों को उनके खिलाफ, रेजीम के खिलाफ कर देना है और कोई ऐसा नया वहाँ पे कोई वो पावर सेंटर बना के ले आना है ईरान के अंदर जो कि आईआरजीसी के खिलाफ खड़ा हो सके। अब वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अब ये तो जो लोग उनके अपने अंदर के वहाँ के उनके एजेंट्स हैं ईरान के अंदर, वही उनको किस तरह की खबर दे रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है। हम लोग तो जो पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं कि आईआरजीसी अभी भी मजबूत है और वहाँ के प्रेसिडेंट या जो भी और लोग हैं उन्होंने कहा है कि भाई बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे जो आईआरजीसी के और हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ में अपनी बातों को पहचानना और उनके बातों तक पहुंचाना। तो मेरे ख्याल से ईरान में थोड़ा सा ये तो हुआ है डिवीजन, लेकिन थोड़ा सा हुआ है, बहुत कम। अब उसके आगे क्या नतीजा निकलने वाला है, तो अभी सब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा हमें समय और चाहिए होगा। शायद लक्ष्मण जी हमको एक हफ्ते बाद और आना पड़ेगा आपस में बात करने के लिए कि कैसा इस समय माहौल बन रहा है। लेकिन बहुत तेजी से अलग अलग फ्रंट पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल साहब, जो अभी कह रहे थे शशांक सर कि चीन और यूएस दोनों के बीच में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ये कहना कि चीन बिल्कुल 100% बात मान ही लेगा यूएस का, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं भी डेटा देख रहा था तो चीन से यूएस जो है करीब $300 बिलियन से ज़्यादा का सामान इंपोर्ट करता है। क्रिटिकल मिनरल हो, एपीआई हो, ग्रेफाइट हो, ये सारे सामान चीन के लिए चीन पर निर्भर है यूएस। ऐसे में मिलिट्री पावर भले ही यूएस हो, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है क्या चाइना अपनी बात मनवाने के लिए? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है एंड आई रियली होप आप एक सेपरेट शो रखें यूएस चाइना के ऊपर। मैं आपको बहुत डाटा दे सकता हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक एक्चुअली अच्छी चीज है कि इंटरडिपेंडेंसी होना एक तरीके का डिफेंस लेवरेज है। मैं चाहूंगा कि कंट्रीज की इंटरडिपेंडेंसी हो, ग्लोबल इकोनॉमी खुले तो हर किसी को न्यूक्लियर वेपन रखने की जरूरत नहीं होगी। इकोनॉमिकल वेपन इज एक्चुअली मोर रिलायबल और लोगों की जाने नहीं जाती। ये बात बिल्कुल सही है। मैं एआई स्पेस में काम करता हूं, इसलिए आपने एक पॉइंट टच किया था। आज भी ये फैक्ट है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स, खासतौर पे वेफर्स, वो टीएसएमसी बनाता है, ताइवान सेमीकंडक्टर। मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो एनवीडिया बनाता है। तो एनवीडिया की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग आज भी ताइवान फिजिकली के अंदर हो रही है। ऑल दो टीएसएमसी के प्लांट्स यहाँ टेक्सास में लग रहे हैं और जगहों लग रहे हैं जिसमें 2-3 साल का लैग टाइम है। मैंने आपका ध्यान इस तरफ इसलिए बढ़ाया कि वो हमारा बहुत वीक और सेंसिटिव पॉइंट है। सेकंड सेंसिटिव पॉइंट यूएस का है, वो है रेयर अर्थ की रिफाइनिंग कैपेबिलिटी। माइंड यू, रेयर अर्थ पे मैंने पेपर लिखे हुए हैं।
रेयर अर्थ इज नॉट वेरी रेयर, इट्स एक्चुअली वेरी अबंडेंट, लेकिन उसकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी रखना प्रिसिजन के साथ और कॉस्ट इफेक्टिवली इको फ्रेंडली रखना, वो चाइना की उस टेक्नोलॉजी पे अब कई दशकों से काम कर रहा है, तो मोनोपोली है, 10 साल आगे है। हमारी भी 3 कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगेन आई एम एन इन्वेस्टर, तो वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन 4-5 साल में वो गैप ब्रिज हो जाएगा। मैं आपका एक पॉइंट की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा, कमिंग बैक टू ओरिजिनल टॉक, जो आपने मुझसे पूछा था कि चाइना, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो इमीडिएटली होने वाला है, वो ये है कि जो हमारी फाइनेंशियल, देखिए आज की डेट में चाइना 5 लाख बैरल के करीब खरीदता है, और वो भी उसकी टी पॉट रिफाइनरीज करती है, मतलब 4% ऑफ टोटल इंपोर्ट ऑफ चाइना इज कमिंग फ्रॉम ईरान, विच इज इनसिग्निफिकेंट। क्या उसके लिए वो सेकेंडरी सैंक्शंस को इन्वोक करेगा, जो अमेरिका का एक ब्रह्मास्त्र होगा चाइना के खिलाफ? वो मुझे नहीं लगता दिखेगा। नंबर 2, अमेरिका उसकी टी पॉट रिफाइनरी इंडस्ट्री के डायरेक्टली खिलाफ जा सकता है विदाउट इन्वोकिंग चाइनीज गवर्नमेंट डायरेक्टली, और वो एक बहुत ही छोटी सी चीज है। नंबर 3, ये जो शेडो फ्लीट्स हैं, जो शिप टू शिप ट्रांसफर करती हैं, दूसरी कंट्री के फ्लैग्स में घूमती हैं, यहां से मलेशिया जाएंगी, मलेशिया से वापस वहां जाएंगी, सिंगापुर, ये वो, उस पर आराम से क्रैकडाउन किया जा सकता है। इसके अलावा जो यूएस ने ऑफर किया है चाइना को कि हम आपको सस्ता क्रूड देंगे, एलएनजी देंगे, उसमें मत पड़िए। और अभी रिसेंटली जो सऊदी, यूएई और इराक का जो एक उन्होंने वो बनाया है कि हम इसका फ्लो रखना चाहते हैं, जिसपे हूती का डेफिनेटली एक इफेक्ट है, हम आपको एक पैरेलल देंगे चाइना को और दूसरे वर्ल्ड को, जिससे कंटिन्यूअस ऑयल फ्लो रहे। तो ये मल्टीपल एरियाज पे इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा क्या चाइना अमेरिका के खिलाफ जाके हमारा जो इकोनॉमिकल आर्किटेक्चर है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उससे डायरेक्ट टक्कर इस टाइम लेगा? एब्सोल्युटली नो। मैंने जितना चाइना को स्टडी किया है, इट्स अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, कभी भी सामने नहीं आता, और उसका फोकस ही अपनी ग्रोथ है। वो 2070 को देख रहे हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाए। रोबोटिक्स में ऑलरेडी यूएस चाइना ऑलमोस्ट सिमिलर है, एआई में अभी 5-1 साल का लैप है, हम कैसे वहां पहुंचे? वो फालतू की जंगों में घुसने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ, क्या वो वीकर अमेरिका देखना चाहेगा? एब्सोल्युटली यस, लेकिन किस कॉस्ट पे? ये एक डीप एनालिटिक्स है जो मैं आपके साथ हैप्पीली कर सकता हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं दिख रहा कि चाइना इतना बड़ा एक तरीके का इन्वोक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अमेरिका के साथ। मुझे लगता है टी पॉट के आप कुछ ही दिनों में देखेंगे हमारे बेसेट यहाँ पे सैंक्शन, सेकेंडरी सेक्शन का एक थ्रेड देंगे, और मुझे क्लियरली दिख रहा है चाइना क्रैकडाउन करेगा टी पॉट, इनकी जो रिफाइनरीज है, और शेडो फ्लीट्स को भी शायद शट डाउन करेगा, क्योंकि कॉस्ट इज ह्यूज फॉर चाइना टू इन्वोक अमेरिका। इट्स ह्यूज कॉस्ट, इंटरडिपेंडेंसीज, आप इस बात को नहीं समझ काफी, हाँ, कीमत काफी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। नरेश कौशिक साहब, हाँ, नरेश कौशिक साहब, तो ऐसे में क्या चाइना एक स्ट्रेटजी अपना सकता है कि थोड़े से हम यहाँ पे पॉस्चरिंग करें, लेकिन रियल टर्म में उस तरह के हम स्टेप्स ना लें? देखिए, ये बात तो सही है, ये शशांक जी ने भी कही और ये बात मैथ्यू साहब ने भी कही। मैं इस बारे में इनसे सहमत हूँ इस मामले में कि चाइना कभी सीधे सीधे किसी के साथ टक्कर नहीं लेता है, वो इनडायरेक्टली काम करता है और वही वो करेगा। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि चीन का ये हित है कि अमेरिका इसमें ईरान के इस लड़ाई में फंसा रहे, इस दलदल में फंसा रहे। ये जो ट्रैप ट्रंप ने खुद जो अपने लिए जो बोया है, उससे वो ना निकले। इसके मुझे नहीं लगता कि चीन कोई बहुत ज्यादा अमेरिका की मदद इसमें करने वाला है। वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो कह दे, लेकिन जैसा कि उसने मई का जो मैंने उदाहरण दिया था, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी, उन्होंने सीधे सीधे अपनी कंपनियों कह दिया कि जस्ट इग्नोर व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग, डू व्हाट यू आर डूइंग। यानी आप करते रहिए, हमें कोई परवाह, चीन अमेरिका कुछ भी कहता रहे, हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी जो चीज दिख रही है वो ये दिख रही है कि ट्रंप प्रशासन पिछले इस लड़ाई के शुरू से धमकियां देता रहा है, लेकिन उन धमकियों पर अमल बहुत कम करता है। मुझे इसमें भी यही लगता है कि जितना ये बड़ा इसके लिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ये आज जो स्कॉट बेसेंट का कोई घंटे 1.5 घंटे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा निकलेगा, और निकलेगा भी वो हो सकता है कि बयानबाजी ज्यादा हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी पे, मुझे ऐसा नहीं लगता। थॉमस मैथ्यू साहब, आपको भी लगता है कि ये महज धमकी है ताकि एक अंतिम वार्निंग कह ले, अंतिम मौका कह ले दिया जाए, या फिर देखा जाए कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं?
नहीं लक्ष्मण जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? नरेश साहब ने बोला कि ये थ्रेट है, कुछ करेगा नहीं। सी, अमाउंट ऑफ मिलिट्री डैमेज ईरान ने सस्टेन किया इज इनॉर्मस, इज इमेंस। इसका लॉजिस्टिक्स almost 80, if I remember correctly, about 80 to 90 billion dollar का infrastructure completely destroyed. Now, Americans को टारगेट नहीं है अभी डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिर्फ अभी ब्रिजेस बाकी है, डीसैलिनेशन प्लांट बाकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे तो विद इन 48 आवर्स ये भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट फिर ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइम हो जाते। सो इसलिए मेरे ख्याल में मैथ, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल में विजिबल स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, except for, as I said, desalination plant and some of the bridges. Now, इसके बाद क्या करेगा? You have weakened your enemy, now put economic sanction. ये नहीं कि अमेरिका वीक हुआ। How has America become weak? I mean, वो आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल I cannot accept. जो धीरज कौल साहब ने बोला बिल्कुल करेक्ट है। China will take fight have a fight with America for what? ईरान से क्या ले रहा है? 500,000 barrels. Now, see, if 500,000 barrels is minuscule, and जब तक American ships have a strong steel wall, कोई ships अंदर नहीं जा सकता, कोई ships can come out. So Chinese forms a teapot refineries कैसे import करेगा? Even Chinese government कैसे import करेगा? It's not possible. Practical नहीं है। कहने के बाद अलग है, but practical तो है नहीं। अमेरिकन फ्लीट इतना स्ट्रांग है वहां, वो बैरिकेड ब्रेक नहीं हो सकता। सो दिस इज माय कंक्लूजन। तो चलिए, मतलब सीधी सी बात यह है कि चाइना एक लिमिट से ज़्यादा यूएस के खिलाफ नहीं जाएगा, और ये कहना है कि यूएस थक हार जाएगा ऐसा भी नहीं है। आर्थिक सैन्य मामलों पे ईरान की कमर तोड़ चुका, अब आर्थिक प्रतिबंध लगा के इसकी कोशिश है कि कैसे जल्द से सरेंडर कराया जाए। लेकिन क्या समीकरण मोड़ लेगा, जो शशांक सर ने कहा कि पर्दे के पीछे भी बहुत सारी डिप्लोमेसी चल रही होती है। तो हम लोग शो का समय यही खत्म हो रहा है, इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोकना होगा, और अगली बार शो में मिलेंगे तो हम लोग इस पर्दे के पीछे वाली डिप्लोमेसी पर भी चर्चा करेंगे। शशांक सर, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।